आज के मुख्य समाचार। सचिवालय के बाहर धरने पर बैठे दृष्टिहीनों को सरकार ने किया अनदेखा। मनाली पहुंचे सनी देओल। एक सप्ताह में अटल टनल पहुंचे 1 लाख से ऊपर वाहन। बस किराया वृद्धि पर संत रविदास धर्म सभा का विरोध। अधिवक्ताओं का छोटा शिमला थाने का घेराव। कई जिलों में बारिश, तूफान और ओलावृष्टि का अलर्ट। नरेश चौहान का भाजपा के बयान पर पलटवार। हिमाचल में खेलों को मिलने जा रही नई उड़ान। अब समाचार विस्तार से। लंबे समय से सचिवालय के बाहर अपने अधिकारों की मांग को लेकर धरने पर बैठे दृष्टिहीन लोगों को जब सरकार से कोई जवाब नहीं मिला तो उन्होंने आज सचिवालय के पास चक्का जाम किया। दृष्टिहीन संघ के सदस्य ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि वे कई दिनों से शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगे रख रहे हैं, लेकिन सरकार की बेरुखी और लगातार हो रही अनदेखी ने उन्हें यह कदम उठाने में मजबूर कर दिया है। संघ के प्रतिनिधियों ने स्पष्ट शब्दों में कहा, जब तक मुख्यमंत्री स्वयं सड़कों पर आकर हमसे मिलने नहीं आते तब तक हमारा चक्का जाम जारी रहेगा। दृष्टिहीन प्रदर्शनकारियों का कहना है कि उन्हें शिक्षा, रोजगार और सामाजिक सुरक्षा जैसे मूलभूत अधिकारों से वंचित रखा गया। उन्होंने यह भी आरोप लगाया है कि सरकार ने अब तक केवल आश्वासन दिया है, लेकिन जमीनी स्तर पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। इस चक्का जाम के कारण सचिवालय के आसपास यातायात प्रभावित रहा, जिससे आम लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। प्रशासन की ओर से अब तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन प्रदर्शनकारियों का कहना है कि वे तब तक पीछे नहीं हटेंगे जब तक उन्हें न्याय नहीं मिल जाता। जो उनको हमारी आवाज नहीं देती है। सरकार कभी हमारी आवाज को सुनती है जब हम कुछ बड़ी हरकत करते हैं, चक्का जाम जैसी स्थिति को अंजाम देती है, तभी जो है सरकार क्या करती है कि हमें मीटिंग के लिए बुला लेती है, तारीख पे तारीख दे देती है। लेकिन हमारी जो मांगे हैं उनको नहीं सुना जाता है। कभी 4 दिन का टाइम दिया जाता है, कभी 5 दिन। हम लेकिन नहीं हटेंगे यहाँ से। आज आगे रहेंगे, मेरी साइड हम बैठे रहेंगे यहाँ, मेरी साइड रोड से। और देखिए, आप देख सकते हैं अभी पुलिस के द्वारा भी किस तरह से बलपूर्वक हमारे एक दो व्यक्ति को चपेट मारी गई, मारा जा रहा है, पुलिस परेशान किया जाता है। ठाकुरे में रामपुर शहर का रहने वाला हूँ। जैसे आदि सुक्कू जी कहते हैं व्यवस्था परिवर्तन, उनका कैसा व्यवस्था परिवर्तन है? ब्रांड को यहाँ पे कोटा भरेंगे और इनको भर्ती मेला देंगे, लेकिन वो भी तभी बयान देते हैं मीडिया में जब हम चक्का जाम करते हैं। और जब हम सीएम साहब से भी बात करते हैं, सीएम साहब भी अंदर तो ऐसा कहते हैं कि सड़क जाम करके अधिकार नहीं पाए जाते हैं। हमारे पास क्या है फिर? हमारे पास आखिरी चारा चक्का जाम का रहता है, यही ब्लाइंडों के पास एक है, बाकी हमारे पास पोर्टमेंट ही नहीं है। इसीलिए सरकार हमें सीरीज नहीं ले रही है। सुखू करोड़ पे आना होगा, सुखू करोड़ पे आना होगा। बॉलीवुड के दमदार अभिनेता सनी देओल इन दिनों निजी दौरे पर मनाली पहुंचे हैं। वे यहां के प्रसिद्ध दशाल गांव में एक किराए के मकान में ठहरे हुए हैं और लगभग 1 सप्ताह तक यहीं रुकने वाले हैं। हाल ही में रिलीज हुई उनकी फिल्म जाट बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन कर रही है। 100 करोड़ रुपए के बजट में बनी इस फिल्म ने पहले सप्ताह में 75 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है। सैटेलाइट राइट्स और OTT डील्स को मिलाकर फिल्म ने 250 करोड़ रुपए का कुल कारोबार कर लिया, जिससे यह फिल्म सुपर हिट की श्रेणी में शामिल हो गई है। मनाली से सनी देओल का पुराना नाता रहा है। उन्होंने अपने जीवन में कई अहम पल यहाँ बिताए हैं। इस दौरे में वे आमिर खान प्रोडक्शन की आगामी फिल्म 1947 की शूटिंग से संबंधित तैयारियों में भी व्यस्त रह सकते हैं। सनी देओल की इस यात्रा के दौरान बॉलीवुड अभिनेत्री और मंडी से सांसद कंगना रनौत से मुलाकात की संभावनाएं भी चर्चा में हैं। मनाली के डीएसपी केडी शर्मा ने बताया कि सनी देओल की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं ताकि उनका प्रवास शांतिपूर्ण और सुरक्षित रहे। मनाली की खूबसूरत वादियों में सनी देओल की मौजूदगी ने स्थानीय लोगों और पर्यटकों में खासा उत्साह भर दिया है। प्रदेश अध्यक्ष संत रविदास धर्म सभा
करमचंद भाटिया ने प्रदेश सरकार द्वारा किए गए न्यूनतम बस किराया वृद्धि के निर्णय की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने इस निर्णय को आम जनता, खासकर गरीब और मजदूर वर्ग के लिए अति जन उत्पीड़नकारी बताया है। करमचंद भाटिया ने कहा कि पहले से ही महंगाई की मार झेल रही जनता पर इस प्रकार का बोझ डालना सरासर अन्याय है। उन्होंने मांग की है कि सरकार इस निर्णय को जल्दी वापस ले। उन्होंने आगे कहा कि अगर सरकार ने अपनी जन विरोधी नीति नहीं बदली तो संत रविदास धर्म सभा प्रदेश भर में आंदोलन करने के लिए विवश होगी। जनता के हितों की रक्षा करते हुए करमचंद भाटिया ने सभी सामाजिक संगठनों और नागरिकों से अपील की है कि वे इस निर्णय का विरोध करें और सरकार पर दबाव डाले कि यह फैसला तुरंत वापस लिया जाए। हिमाचल प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू भाई जी एवं सरकार से हमारा आपके चैनलों के माध्यम से विनम्र आग्रह है कि हिमाचल सरकार के द्वारा हाल ही में 2 दिन पूर्व जो न्यूनतम किराया 5 रुपये से बढ़ाकर 10 रुपये किया गया है, ये किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है और इसकी हम कड़े शब्दों में घोर निंदा करते हैं। हिमाचल प्रदेश में लोगों को 1-2 किलोमीटर पर रोज उतरने के लिए कई बार 10-10 चक्कर लगाना पड़ते हैं, जो कि आदमी के ऊपर इस न्यूनतम किराया 10 रुपये करने से इसका अतिरिक्त भार पड़ेगा। इस निर्णय को तुरंत जो है वापस लिया जाए। पूरी तरह जनविरोधी और उत्पीड़नकारी निर्णय है। हिमाचल के मुख्यमंत्री को ध्यान रखना चाहिए कि प्रदेश की जो आर्थिक और भौगोलिक परिस्थितियां बहुत कठिन है। यहाँ आय के स्रोत बहुत कम है, आय के साधन बहुत कम है और लोगों के पास खर्चे बहुत है और बचत नहीं है, रोजगार नहीं है लोगों के पास। हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा पिछले 2.25 सालों में लोगों को रोजगार देने की बजाय आए दिन स्कूल, कॉलेज, दफ्तर कई बंद किए जा रहे हैं, कोई मर्ज किए जा रहे हैं, कोई किसी दफ्तरों में उनको ये किया जा रहा है, स्थानांतरण किया जा रहा है। ये किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को ये समझना चाहिए कि वो मुख्यमंत्री के पद पर है। सरकारें आती जाती रहती हैं, लेकिन मुख्यमंत्री वही होता है जो प्रदेश की जनता की दर्द को समझे, पीड़ा को समझे, आर्थिक परिस्थितियों को समझे। प्रदेश के लोगों के को विभिन्न तरह के रोजाना खर्चे होते हैं, जीना मरना, स्कूल बस के किराए, हारी बीमारी, विभिन्न तरह के खर्चे हैं। आय के साधन नहीं है, स्कूल कॉलेजों की फीसें हैं। लेकिन मुख्यमंत्री जिस तरह पिछले 2.25 साल में आए दिनों नए तरीके खोज कर टैक्स लगाने के लिए, चार्ज लगाने के लिए जो है नए तरीके खोज रहे, तो मुख्यमंत्री को समझना चाहिए कि प्रदेश के लोगों के पास जो मध्यम वर्ग है, गरीब वर्ग है, कमजोर वर्ग है, दवा कुचला वर्ग है, उनके पास आय के साधन कितने हैं। तो इस तरह के निर्णय मुख्यमंत्री जी को नहीं करना चाहिए और इस तरह के जो निर्दय और बेरहम निर्णय लागू किए जा रहे हैं, बेदर्दी के ऊपर जो लोगों के ऊपर चारे थोपे जा रहे हैं, ये किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है। और हिमाचल के मुख्यमंत्री को समझना चाहिए कि सत्ता आती रहेगी जाती रहेगी, लेकिन जो जमीनी हकीकत है, पूरी तरह जो माहौल है हिमाचल सरकार के खिलाफ है। और इसका आने वाले कांग्रेस सरकार को, हमारा कांग्रेस भाजपा का विषय है कि कांग्रेस सरकार को, कांग्रेस पार्टी को कई सालों तक इसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे और अगले 20 सालों तक कांग्रेस का सत्ता में लाने का कोई भी जो है चांस नहीं रहेगा। तो इसलिए हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री को ये बात समझ चाहिए और हम इस निर्णय की निंदा करते हैं। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में सोमवार को अधिवक्ताओं ने छोटा शिमला पुलिस थाने का घेराव किया और पुलिस कर्मियों पर मारपीट का आरोप लगाया। अधिवक्ताओं का कहना है कि कुछ दिन पहले पुलिस और उनके बीच बहस हुई थी, जिसके बाद आज थाने का घेराव किया गया है। अधिवक्ताओं का आरोप है कि पुलिस कर्मियों ने बिना किसी कारण के उनके साथ हाथापाई की, जो उनके अनुसार पूरी तरह गलत है। इस घटना को लेकर उन्होंने पुलिस प्रशासन के खिलाफ विरोध जताया और उचित कार्यवाही की मांग की। घटना की जानकारी नवभारत समाचार पत्र द्वारा दी गई थी, जिसमें बताया गया था कि यह विवाद पहले हुई बहस के बाद और बढ़ा और आज थाने का घेराव किया गया। अधिवक्ताओं के इस प्रदर्शन से शिमला में कानून व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। पुलिस प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है और दोषियों के खिलाफ कार्यवाही का आश्वासन भी दिया है। यह घटना शिमला में पुलिस और अधिवक्ताओं के बीच बढ़ते तनाव को दर्शाती है, जो भविष्य में कानून व्यवस्था पर प्रभाव डाल सकती है। सोशल मीडिया पे अपलोड हो गए तो एक साजिश के तहत पुलिस को उस पर भी संज्ञान लेना चाहिए। इस तरह के इल्जाम लगाने की कोशिश करने लगी कि ये आदमी तो वहां पर नशा कर रहा था, ये नशेड़ी है, पुलिस वाले ने सही कार्रवाई की है। और मैं कहता हूँ वो पुलिस के इशारे पे सोशल मीडिया पे वो लोग कमेंट कर रहे थे। इस तरह की जो सारी चीजें हैं, साथ में पुलिस ने जो एक यहाँ से वो दी थी
प्रेस रिलीज, हम कह रहे हैं वो प्रेस रिलीज किसने दी थी, पुलिस हमें बताए। और उस प्रेस रिलीज को देने का उद्देश्य क्या था? क्यों ऐसा दिखाने की कोशिश की गई कि उनका साथी बिल्कुल ठीक था और किसी और ने कानून को हाथ में लिया? वर्दी में गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आवाज दो। तो हम जो आज यहाँ कहने आए हैं कि आप आज ही इस इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट करके उस पुलिस वाले के एफआईआर में कैंसिलेशन डालें और जो उसने किया है, जो आपने थोड़ी सी धाराएं लगा करके एक मुकदमा दर्ज कर हमारी 3 मांगे हैं यहाँ से। और हम ये भी कहना चाहते हैं कि अगर पुलिस प्रशासन में थोड़ी भी सेंसिटिविटी है तो इतने वकील लोग आज आए हैं, उनके एसपी, आईजी, डीआईजी अभी तक तो मेरे हिसाब से पहुंच जाने चाहिए थे कि आइए आओ जनाब हम बात करते हैं। अभी पता लगा है कि एसपी साहब आगे हैं, अच्छी बात है। और हम ये कहते हैं कि जब तक खुले दिल से वो इस बात का ऐलान नहीं करेंगे, क्योंकि देखो एक शक तो पैदा हो गया और जब शक पैदा हो जाता है तो चीजें सुलझती रही हैं। हम लोग भी जो यहाँ आए हम शांति प्रिय हैं, शांति से रहेंगे और हमारे जो नुमाइंदे इनसे बात करेंगे हमारे को उन पर विश्वास भी करना पड़ेगा। हमारे प्रेसिडेंट साहब है, सीनियर एडवोकेट डोगरा जी है, अशोक शर्मा जी है। अगर 1 मिनट ऐसा नहीं होता कोई पब्लिकली होती, हम भी थोड़ी थोड़ी से बात करेंगे। हम जो यहाँ पर देखिए, हम जो यहाँ अप्रैल के तीसरे सप्ताह में अटल टनल रोहतांग से रिकॉर्ड 1,03,198 वाहनों का आवागमन दर्ज किया गया, जिससे साफ है कि यह इलाका इन दिनों पर्यटकों की मनपसंद बन चुका है। जैसे जैसे बर्फ पिघल रही है और पहाड़ों पर हरियाली लौट रही है, पर्यटकों का रुख तेजी से सोलंग नाला, सिरसू और कोकसर की तरफ बढ़ता जा रहा है। विशेष रूप से कोकसर में अभी भी बर्फ की मोटी परतें मौजूद है, जहां सैलानी बर्फबारी का आनंद उठाते हुए नजर आ रही है। मनाली से सोलंग नाला, धुंधी और फिर अटल टनल के नॉर्थ पोर्टल को पार कर सिरसू तक का इलाका इन दिनों पूरी तरह से पर्यटकों से गुलजार है। लाहौल स्पीति प्रशासन द्वारा हाल ही में कोकसर तक पर्यटकों के आवाजाही की अनुमति देने के बाद वीकेंड पे हजारों पर्यटक बर्फ देखने के लिए पहुंचे। वहीं केलांग से आगे स्थित खूबसूरत झील दीपक ताल भी तेजी से सैलानियों का मनपसंद स्थल बनता जा रहा है। पर्यटन कारोबार से जुड़े स्थानीय व्यवसायियों ने बताया कि दीपक ताल तक का मार्ग खुलने के बाद पर्यटक अब जिस्पा और दारचा तक भी पहुंच रहे हैं, जिससे पूरे क्षेत्र में पर्यटन गतिविधियों को गति मिली है और स्थानीय लोगों को रोजगार के नए अवसर मिल रहे हैं। स्थानीय व्यापारियों का कहना है कि जैसे ही लेह मार्ग पूरी तरह से खुल जाएगा तो इस पूरे ट्रैक पर पर्यटन और अधिक विस्तार लेगा, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को बड़ा लाभ मिल सकता है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने आज शिमला में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने भाजपा द्वारा हाल ही में दिए गए बयान पर कड़ा पलटवार किया है। नरेश चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार हर साल 2 बार हर राज्य को धनराशि प्रदान करती है और यह कोई विशेष सहायता नहीं होती। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह राशि हर राज्य को नियमित रूप से केंद्र से मिलती है और इसमें कोई नया और असाधारण कुछ नहीं होता है। भाजपा द्वारा जो आंकड़े पेश किए जा रहे हैं उन पर नरेश चौहान ने गहरी आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि भाजपा सरकार लगातार हिमाचल सरकार को मिलने वाली सहायता राशि को बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रही है, जबकि असल में यह एक सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा है। नरेश चौहान ने केंद्र सरकार से यह भी सवाल उठाया है कि क्यों वे झूठे आंकड़े पेश कर रही है, जो पूरी तरह से गलत है। उन्होंने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि उनका उद्देश्य सिर्फ जनता को गुमराह करना और वास्तविक तथ्यों से ध्यान हटाना है। उन्होंने यह भी कहा कि केंद्र को सही आंकड़े और सच्चाई पेश करनी चाहिए ताकि जनता को सही जानकारी मिल सके और किसी तरह का भ्रम न फैले। लगातार कर भी रहे हैं, 2 साल से
बिना मुद्दों की राजनीति भाजपा हिमाचल प्रदेश में कर रही है। वो दिख रहा है कि उनके पास मुद्दों की कमी है और नेता की भी कमी है, दिशाहीन है भाजपा हिमाचल प्रदेश में। पर मुझे दुख तब हुआ जब इतने बड़े नेता भी इसमें कूद गए। ये बड़ा अपने आप में बहुत दुखद था। लेकिन हम आज भी आपसे उम्मीद करते हैं कि आज भी आप प्रदेश की मदद करने की स्थिति में हैं। हमारे प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे मैंने जिक्र किया, बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं हैं। बीवीएन में शेयर फंसा हुआ है, आप करा सकते हैं इसको, आप करवाना क्यों नहीं चाहते? आप सब देख रहे, पूरा देश देख रहा। लेकिन और खुशी बढ़ जाती अगर आप प्रदेश के कुछ बड़े जो प्रोजेक्ट फंसे हैं, बड़ी जो योजनाएं फंसी है, बड़े जो राइट्स फंसे हैं, नड्डा जी मुख्यमंत्री जी से मिलकर, सरकार से मिलकर सहयोग का हाथ बढ़ाते और हिमाचल प्रदेश के लोगों के लिए कुछ करने के लिए ऑफर करते, बजाय ये राजनीतिक स्टेटमेंट्स देते कि हमने जो है 1700 करोड़ रुपया भी आपदा के दौरान दिया। मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, वो जो पैसा है वो आना 2 बार साल में हर स्टेट को मिलता है। एनडीआरएफ का पैसा जो है वो आना है, वो तय। उस इस बात का भी बड़ा बुरा लगा क्या हिमाचल की छवि को राष्ट्रीय स्तर पे जब नड्डा जी बोलते हैं तो पूरा देश सुनता है, पूरा देश देखता है। आपको अपने राज्य के बारे में ऐसे विचार राष्ट्रीय स्तर पे नहीं रखने चाहिए जो फैक्ट्स के बेस पे नहीं। हिमाचल प्रदेश की एक पहचान है, यहाँ के लोग ईमानदार है, मेहनती है और यहाँ कोई भ्रष्टाचार नहीं। केवल राजनीतिक दृष्टि से बयानबाजी नहीं होनी चाहिए। अगर कहीं भ्रष्टाचार है वो दिखना चाहिए, उस पर आप फैक्ट्स के साथ बात होनी चाहिए। तो ये कुछ कारण थे जो मैंने आप लोगों के माध्यम से कुछ इस मेडिकल डिवाइस पार्क की जो प्रश्न माननीय नड्डा जी ने किए थे, मैं सरकार की तरफ से हिमाचल आएगी नहीं। गंभीर विषय ये है कि मंत्री कौन कहाँ है, कब बोले, में वो काम कर रहे हैं। आज भी वो ईमानदारी के साथ अगर चाहेंगे तो प्रदेश की बहुत बड़ी सेवा कर सकते हैं, प्रदेश की बहुत बड़ी मदद कर सकते हैं। सरकार किसी की भी होगी, प्रदेश तो हमारा और आपका सबका है। जो विपक्ष में बैठे लोग हैं उनका भी प्रदेश है, हमारा भी प्रदेश है। मकसद सबका प्रदेश की जनता के लिए काम करना है। आने वाले समय के लिए प्रदेश को अपने पांव किस दिशा में जाएगा, लोगों को क्या अधिकार है वोट डाल के। अगर जनता सरकार चुनती है, आप उसको चलना नहीं देना नहीं चाहते, साजिश के तहत उस सरकार को गिराना चाहते हैं, एजेंसीज के थ्रू उस सरकार को कमजोर करना चाहते हैं, तो आप किस तरह से बोलते हो कि हम हिमाचल प्रदेश के हितैषी हैं? किस तरह से हितैषी हैं? तो खुल के मदद करो प्रदेश की, तब हम मानते हैं इस बात को। आपका धन्यवाद भी करेंगे, माननीय प्रधानमंत्री जी का भी धन्यवाद करेंगे। लेकिन आप लोग इस बात को मुझे लगता है राजनीतिक दृष्टि से समझ नहीं पा रहे। शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पे 23 जून 2025 को आयोजित होने जा रही बॉक्सिंग चैंपियनशिप को लेकर आज शिमला में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। इस दौरान हिमाचल में खेलों को नई उड़ान मिलने जा रही है। इस प्रतियोगिता में दम दिखाने वाले बॉक्सर जल्द ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विदेश में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। आयोजन का उद्देश्य प्रदेश में बॉक्सिंग को बढ़ावा देना और युवा प्रतिभाओं को वैश्विक मंच प्रदान करना होगा। कि अमेरिका में जो है करोड़ों रुपए की जो फाइट थी, जिसमें माइक टायसन ने अपनी लाइफ की लास्ट फाइट लड़ी थी, उसमें भाई ने इंडिया को रिप्रेजेंट किया था और इन्होंने वो फाइट जो है वहां पे जीती थी। ये हमारे लिए बहुत ही गौरवान्वित होने की बात है कि नीरज गोयल जी आज हमारे बीच में है। किप्पा जी हैं जो हमारे प्रोफेशनल बॉक्सर के प्रमोटर हैं, और हमारे कार्यकारिणी की जो समस्त मेंबर हैं, राहुल मेहरा जी हैं, उज्जवल जी हैं, सुनील जी हैं, दीपक रावत जी हैं, रोहित जी हैं, और तमाम जो बॉक्सर इस प्रतिस्पर्धा में हिस्सा लेने जा रहे हैं वो भी हमारे बीच में है। आधुनिक हिमाचल प्रदेश के निर्माता विकास के मिसिया जिस तरह से आज भी हिमाचल प्रदेश को एक पहाड़ी राज्य बनाने में डॉक्टर वाई.एस. परमार को आज भी उनके योगदान को याद किया जाता है, ठीक उसी तरह 6 मरतबा हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हमारे विकास के मिसिया स्वर्गीय श्री राजा वीरभद्र सिंह जी, उनकी जयंती पर फिर से एक बार शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान में प्रो बॉक्सिंग की बाउट होने जा रही है। ये हमारे लिए गौरव की बात है कि हमें ऐसी शख्सियत की जन्म जयंती पर इस कार्यक्रम करने का मौका मिल रहा है। और
इसके लिए मैं सभी साथियों का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि आपने देखा होगा 2023 में इसी ऐतिहासिक रेस मैदान में प्रो बॉक्सिंग जो करवाई गई, एक सफल आयोजन किया गया, उसमें आप लोगों का भी सहयोग रहा। हम आशा करते हैं, क्लब के सभी साथी आपसे आशा करते हैं आपका इसी तरह सहयोग रहेगा और हम इस बार भी 23 जून को रेस मैदान में जो प्रो बॉक्सिंग कराने जा रहे हैं उसमें हमने जो अपनी कार्यकारिणी है वो विस्तार की है, जिसमें हमने 12 डिस्ट्रिक्ट के जिलाध्यक्ष नियुक्त किए हैं, जिसमें शिमला से पहले अरुण मेहता जी जो हमारे बीच यहाँ पर उपलब्ध है, और सोलन से अजय कौर जी, सिरमौर से दिनेश सिंगटा जी, किन्नौर से प्रताप नेगी जी, बिलासपुर से रजनीश मेहता जी, हमीरपुर से अखिलेश चौधरी, ऊना से सुमित शर्मा, चंबा से अजय ठाकुर जी, कांगड़ा से रोहित चौहान जी, मंडी से अजय मोरगिल, कुल्लू से हीरालाल बीबू और लाहौल-स्पीति से दीपक ठाकुर जी, जो ये 12 के 12 जिलाध्यक्ष है हमारे बीच यहाँ पर उपस्थित है। और इसके साथ जो हमारी स्टेट बॉडी है वो भी हमने घोषित कर ली है, और जब हमारी दूसरी प्रेस वार्ता होगी तो हम उसमें उनकी घोषणा भी करेंगे। और इसके साथ साथ इस चैंपियनशिप में पिछली बार 5 कंट्रियों ने भाग लिया था, लेकिन इस बार 6 कंट्रियां भाग लेने जा रही है।